आज हम बात करेंगे कि ट्विन प्रेगनेंसी क्या होती है, क्यों होती है और इसके साथ क्या मसाइल दरपेश होते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी के शौकीन लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। अक्सर कपल आपके पास आते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी के वक्त या सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी के टाइम, और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे फ़लाँ रिश्तेदार के ट्विन बच्चे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमें ट्विन प्रेगनेंसी हो जाए। लोगों को ख्वाहिश होती है कि उन्हें 2 बच्चे जो है वो इकट्ठे मिल जाएँ। समटाइम उनकी ये ख्वाहिश होती है कि दोनों बच्चे एक जैसे हों। हमेशा इस वक्त पर मैं उन्हें बहुत ऑनेस्ट अपना ओपिनियन देती हूँ कि ट्विन प्रेगनेंसी जो होती है वो एक डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी होती है। उसको हम जितना भी मर्ज़ी नॉर्मल लेके चलें, स्टिल उसमें वो इतनी नॉर्मल होती नहीं है। उसकी अपनी मुश्किलात होती हैं और कभी भी ट्विन प्रेगनेंसी को प्लान नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको मैनेज ज़रूर कर लेते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी होती क्यों है, पहले हम इस पे बात करेंगे। 2 तरह की ट्विन प्रेगनेंसीज़ होती हैं। एक वो ट्विन प्रेगनेंसी होती है जो एक अंडे से स्टार्ट होती है। इसमें ये होता है कि यूजुअली एक एग रिलीज़ होता है, वो फर्टिलाइज़ होता है और जैसे ही वो आगे प्रोग्रेस करता है तो वो 2 में स्प्लिट हो जाता है। इसको मोनोज़ाइगोटिक कहते हैं या आइडेंटिकल ट्विन्स भी आप कह सकते हैं कि वो एक जैसे होते हैं दोनों ट्विन्स। उनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, उनका जेंडर भी सेम होता है और इसको हम आइडेंटिकल भी कह सकते हैं और इसको हम मोनोज़ाइगोटिक ट्विन्स भी कहते हैं। समटाइम्स उनका आवल तो उनका मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही होता है और समटाइम्स उनकी एमनियोटिक कैविटी जो पानी होता है, फ्लूइड, वो भी सेम होता है और समटाइम वो 2 कैविटीज़ में भी हो सकते हैं। जो कि एक ही कैविटी में होते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन का रेट सबसे ज़्यादा होता है। जो 2 अलग कैविटीज़ में 2 अलग बैग्स के अंदर होते हैं बच्चे, मोनोज़ाइगोटिक की हम बात करें, जो एक ही एग से रिलीज़ हुए थे और जो कि एक ही जेनेटिक मटीरियल शेयर कर रहे थे। अगर वो अलग-अलग सैक्स के अंदर है तो उनमें कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा है। कुछ कॉम्प्लिकेशन जो इनके साथ रिलेटेड होती हैं उनमें ये होता है कि एक बच्चा ज़्यादा ग्रो कर जाता है जबकि दूसरा बहुत कमज़ोर हो जाता है और ये प्रेगनेंसीज़ को मैनेज करना ख़ासा मुश्किल होता है और सिर्फ स्पेशलाइज्ड लोग ही इसको मैनेज कर पाते हैं और वो भी बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर। फिर हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी स्टार्ट ही 2 एग्स के साथ हुई है और उनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल फ़र्क होता है। इसे कहते हैं डाइज़ाइगोटिक ट्विन्स। ये वो बच्चे होते हैं जिनका जो डिफरेंट जेंडर से हो सकते हैं, जैसे कि एक लड़का या एक लड़की हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है लेकिन ये कि डिफरेंट भी हो सकते हैं। इनका ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते हैं। ये उतना ही मिलते हैं जैसे कि कोई बहन भाई या आपस में सिबलिंग्स मिल सकते हैं एक दूसरे के साथ। इनका जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से फ़र्क होता है। ये प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है इनके आवल भी फ़र्क होते हैं और इनकी कैविटीज़ भी फ़र्क होती हैं। इनका कॉम्प्लिकेशन रेट मोनोज़ाइगोटिक की निस्बत कम होता है चूँकि इनके आवल के अंदर कम्युनिकेशन नहीं होती है, सो वो एक दूसरे का ब्लड नहीं ले सकते, शेयर नहीं कर सकते। जबकि मोनोज़ाइगोटिक जिसकी मैंने पहले बात की, वो समटाइम्स एक ट्विन जो होता है वो दूसरे ट्विन का ब्लड भी ले जाता है जिसकी वजह से वो ओवर ग्रो कर जाता है और जिससे वो ब्लड ले जाता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और अगर एक ट्विन की डेथ होती है तो दूसरा ट्विन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो दोनों बच्चों को ही बचाना उस सूरत हाल में मुश्किल होता है। अब बात करेंगे कि ये होते कैसे हैं। इसमें एक तो जेनेटिक फैक्टर होता है। जिन फैमिलीज़ में ट्विन की हिस्ट्री होती है उनमें यूजुअली पहली जनरेशन या दूसरी जनरेशन में जाके कहीं ना कहीं ट्विन्स ज़रूर होते हैं। इसके अलावा जो हेल्दी ख़वातीन होती हैं इसमें अगर हम बात करें तो कुछ नेशंस में ज़्यादा होती हैं, जैसे कि अफ्रीका वगैरह में ट्विन्स की इंसिडेंस ज़्यादा है, उनमें नेचुरली ट्विन्स ज़्यादा होते हैं। फिर उसके अलावा आर्टिफिशियल हम बात करें तो जो फर्टिलिटी ड्रग्स दी जाती हैं, जब आपकी डॉक्टर आपको बेबी प्रोड्यूस करने के लिए मेडिसिन देते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि अंडे बनने की तादाद को बढ़ाया जा सके या उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ऐसी सूरत हाल में जब आप प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो चांसेस होते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी हो जाए। सिमिलरली जो आईवीएफ ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे होते हैं उनमें भी ट्विन का रिस्क ज़्यादा होता है, चांस ज़्यादा होता है। अब हम करेंगे बात कि इनमें रिस्क क्या है। मैंने क्यों ये बात की कि अगर हो जाए तो ठीक है लेकिन कभी भी इसको आप प्लान मत करें। उसकी रीज़न ये होती है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस आप समझ लें एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की निस्बत डबल होती है। माँ के लिए भी मुश्किल होती है, प्रेगनेंसी को लेकर चलना आखिर तक मुश्किल होता है और डिलीवरी भी मुश्किल होती है।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। शुरू के 3 माह में वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, मिसकैरेज का रिस्क भी होता है, हमल ज़ाया हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शंस इनमें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आपको अर्ली बुकिंग कराने की बहुत ज़रूरत है। ये डायग्नोज कैसे होते हैं, इनका पता कैसे चलता है? इनका पता तभी चलता है जब हम अल्ट्रासाउंड्स करवा लेते हैं। तो अगर आप लोग ट्विन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो जब आप शुरू के फर्स्ट जो 3 महीने हैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि उस वक्त एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से आप अल्ट्रासाउंड कराएं, ताकि हमें पता चल सके कि ये आइदर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं या ये डाइजाइगोटिक ट्विन्स हैं, इनका प्लेसेंटा शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इनकी कैविटीज़ सेम है या सेपरेट है। बेस्ट टाइम को डायग्नोज करने का शुरू के 5 महीने होते हैं। तो आइडियली इनको डेट करने के लिए प्रेगनेंसी को कि कितने टाइम की है, शुरू के 3 महीने के अंदर एक अच्छा अल्ट्रासाउंड करवा लेना ज़रूरी होता है। और अर्ली बुकिंग की इसमें बहुत वैल्यू है। फॉलिक एसिड का इंटेक इसमें बहुत ज़रूरी है। इनमें प्रॉब्लम्स जैसे मैंने पहले कहा कि दूसरे की निस्बत डबल होती है, तो इसमें केयर भी ज़ाहिर है फिर आपको डबल करनी पड़ती है। अर्ली आप अपने डॉक्टर के साथ कर लेते हैं, अपनी डाइट बहुत अच्छी रखते हैं, और जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस आती जाती हैं उनको आप एट देयर एंड देन जो है वो सॉल्व करते जाते हैं। फिर इनके अंदर एनॉमली स्कैन बहुत ज़रूरी है। एनॉमली स्कैन सारी प्रेगनेंसीज में कराया जाता है, जो कि 5th मंथ में होता है। वो अगेन पहला जो आपका डायग्नोसिस होता है उसको कंफर्म करते हैं और ये देखते हैं कि किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद ग्रोथ स्कैन्स करवाए जाते हैं बच्चों की ग्रोथ देखने के लिए। आपका डॉक्टर के साथ विज़िट ज़्यादा होते हैं, आपके टेस्ट ज़्यादा होते हैं। रिस्क इसमें ये होता है कि खून की कमी इन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होती है, चूँकि इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वॉमिटिंग ज़्यादा है, खाया पिया नहीं जा रहा होता। सो आप सप्लीमेंट्स भी उस हिसाब से देते हैं, आप डाइट भी उस हिसाब से बताते हैं। ख़वातीन में वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनको डिस्कम्फर्ट बहुत होने लगती है, यानी वो तंग होने लगती हैं। जो तंगी एक नॉर्मल औरत को एक प्रेगनेंसी में 9 मंथ में जाके स्टार्ट होती है, इनमें अमूमन 6 to 7 मंथ के अंदर पेशेंट के अंदर तंगी स्टार्ट हो जाती है। पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ महसूस होता है, सांस की शिकायत होना शुरू हो जाती है। वो एक तो जो है चूँकि साइज़ इनका पेट का बड़ा होता है उस वजह से होती है, चूँकि आपके जो फेफड़े होते हैं वो कंप्रेस कर जाते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और दूसरा रीज़न इनमें एनीमिया होता है, खून की कमी को शुरू से ही देखा जाता है और उसको करेक्ट किया जाता है ताकि पेशेंट की जो तकलीफ़ है वो कम से कम की जा सके। इसके अलावा जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि यूरिन की इन्फेक्शन इन लोगों में ज़्यादा हो जाती है और इनको डाइट के बारे में और इनको सप्लीमेंट्स के बारे में ज़्यादा आपको कहा जाता है। इनको स्कैन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनमें शुगर ब्लड प्रेशर डेवलप होने का चांस भी ज़्यादा होता है और उस हिसाब से भी पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है। फिर जो चीज़ इसमें बहुत अहम है और जिस पर मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँगी वो ये है कि इनमें वक्त से पहले डिलीवरी हो जाती है। यानी यूट्रस जो है बच्चेदानी 2 बच्चों को समटाइम्स सहार नहीं पाती है, तो वो बच्चे जो आराम से जो यूट्रस आराम से एक बच्चा 9 मंथ पे जाके पैदा कर सकता है, वही यूट्रस 2 बच्चों की मौजूदगी में 7th to 8th मंथ में या तो लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं या वाटर बैग लीक कर जाता है। दोनों सूरत हाल में वक्त से पहले डिलीवरी हो जाती है, जिसकी वजह से इन बच्चों के लंग्स कमज़ोर होते हैं और कमज़ोर लंग्स होने की वजह से इन्हें नर्सरी में रहने की, न्यूनेटल यूनिट में रहने की उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। एक बात मैं मेंशन करूँ यहाँ पर कि जो ट्विन बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चे की निस्बत अर्ली मैच्योर हो जाते हैं। यानी एक अगर 37 वीक्स का बच्चा, एक वाला बच्चा 37 वीक्स का है और वो जैसे बिहेव करता है, ट्विन बच्चे 35 वीक्स पे वैसा बिहेव करते हैं। सो थोड़ी सी प्री टर्म डिलीवरी से यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर वो जैसे बिल्कुल 8 मंथ के स्टार्ट में हो जाती है, 7 मंथ में होती है या 8 मंथ के दौरान कहीं होती है, तो ये चांसेस ज़्यादा हैं कि इन बच्चों को केयर की ज़्यादा ज़रूरत होगी और इनमें प्रॉब्लम्स जैसे जॉन्डिस का होना, सांस का ख़राब होना ज़्यादा हो जाता है। यानी प्री मेच्योरिटी के रिस्क इन बच्चों में ज़्यादा आ रहे होते हैं। उसको अवॉइड कैसे करना होता है, वो अगेन आपका डॉक्टर शुरू में 3 महीनों में या शुरू के 5 महीनों में एक अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं, जिसमें वो यूट्रस के मुंह की लेंथ देखते हैं, सर्वाइकल लेंथ कहते हैं, और अगर वो एक सर्टेन लेंथ से कम आ रही होती है तो वो आपको स्टिच लगाने का मशवरा देते हैं। ये ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में या उससे ज़्यादा प्रेगनेंसी में भी आपको एडवाइस किया जा सकता है। इसके अलावा समटाइम्स अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हों तो वो आपको प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट पे भी डाल देते हैं, कुछ मेडिसिन पे, ताकि वक्त से पहले लेबर पेन स्टार्ट ना हो। इसके अलावा जो है
हमने डिस्कम्फर्ट की बात की है कि पेशेंट के लिए उठना, बैठना, चलना ये भी मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हो रही हैं, डॉक्टर की विज़िट भी ज़्यादा हो रहे हैं। फिर जब बच्चे 2 होते हैं तो उसमें ज़्यादा चांस होता है कि बच्चे अपने नॉर्मल पोजीशन में नहीं होते, और अगर आपका पहला बच्चा, यानी पहले बच्चे से मुराद है जो बच्चा आपकी नीचे की तरफ है, यानी कि पेल्विक बोन की तरफ आता है, वो बच्चा अगर नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, वो टेढ़ा है या उल्टा है, तो फिर अगेन सिज़ेरियन सेक्शन का चांस आपका बढ़ जाता है। या बच्चों में अगर ग्रोथ के इश्यूज़ आ गए हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, तो भी सिज़ेरियन सेक्शन का चांस आपका बढ़ जाता है। दूसरे बच्चे की पोजीशन अलबत्ता मैटर नहीं करती है, वो टेढ़ा है या उल्टा है। अगर पहला बच्चा आपका सीधा है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है। डिलीवरी में हमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? डिलीवरी में हमें ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि एक तो जैसे मैंने बात की कि सिज़ेरियन सेक्शन का रिस्क इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। ऑल्दो कि वंस लेबर स्टार्ट हो जाता है और अगर आपको पहला बच्चा सीधा है और बेबी की हार्ट बीट ठीक है, तो लेबर की ड्यूरेशन शॉर्ट होती है। यहाँ मैं फिर मेंशन करूँगी कि आपको एक बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर की ज़रूरत होती है, चूँकि एक डिलीवरी तो हो जाती है। इम्पॉर्टेंट मरहला तो वो होता है कि जब आपने सेकंड बच्चा नॉर्मली डिलीवर करना होता है, वहाँ पे आपको डॉक्टर की महारत की ज़रूरत होती है, जो कि टेढ़े बच्चे को या उल्टे बच्चे को, चूँकि बच्चा पोजीशन चेंज कर जाता है एकदम से, जब एक बच्चा डिलीवर होता है तो दूसरा बच्चा पोजीशन चेंज कर जाता है, और उसको कैसे डिलीवर कराना है ये एक वही डॉक्टर डिलीवर करा सकता है जिसका एक्सपीरियंस होता है ट्विन डिलीवरी में। सो सारे डॉक्टर्स ट्विन डिलीवरी नहीं करा सकते, वही डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं, जिनका इन पे एक्सपीरियंस है, वही डॉक्टर डिलीवर करा सकते हैं। फिर जैसे बात की कि सिज़ेरियन सेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। इन एनी केस चूँकि यूट्रस बहुत ज़्यादा डिस्टेंड हुआ होता है, तो इनमें ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जिसे हम कहते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज। इसको अवॉइड करने के लिए कुछ मैनूवर्स किए जाते हैं, कुछ ऐसे तरीका किया जाता है जिसके साथ कि कोई आपको ड्रग्स दी जाती हैं, कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, और ऐसी तरीके अपनाए जाते हैं, मसाज किया जाता है ताकि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। तो ये रिस्क भी ट्विन प्रेगनेंसी के साथ ज़्यादा है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जैसे ही बच्चे आपके हवाले किए जाते हैं, बड़ी खुशी की बात होती है कि 2 बच्चे आपको मिल जाते हैं, लेकिन उनको संभालना, उनको आगे लेके ब्रेस्ट फीड करवाना माँ के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। ये वो टाइम होता है कि माँ को आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत होती है। अकेली वो 2 बच्चों को नहीं सँभाल पाती, उसकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, उसको हस्बैंड की सपोर्ट की, उसको अपनी फैमिली की सपोर्ट की या किसी और हेल्प की, घर पे किसी हेल्प की सख्त ज़रूरत होती है, ताकि वो अपनी नींद भी पूरी कर सके, बच्चों को फीड भी करा सके, अपनी डाइट भी पूरी ले सके। इस वक्त उसको सप्लीमेंट्स वगैरह भी दिए जाते हैं, सपोर्ट भी दी जाती है, लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं करते तो वो किसी किस्म की डिप्रेशन में एंटर हो जाती है, पोस्टमार्टम ब्लूज़ हो जाते हैं, और वो 2 बच्चों को क्या सँभालना, वो अपने आप को भी नहीं संभाल पाती। सो जब कभी भी आपको ट्विन प्रेगनेंसी अगर हो गई है या आप इसके बारे में कोई मालूमात लेना चाहते हैं, तो बेहतर है कि पहले डॉक्टर से रुजू करें। अगर आप इस सिलसिले में हमसे कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।